तो हम प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां किस प्रकार से हैं, और उसके हमने मंत्रिमंडल से संबंधित अधिकार और शक्तियां देखी थी। तो अब हम अगली जो है उसकी शक्ति की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है शासन की वास्तविक शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा होता है। तो देखिए अगली उसकी जो शक्ति है वो यह है कि प्रधानमंत्री शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो देखिए अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग। देखिए प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है, और वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित है। मंत्रिमंडल वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष होने के कारण शासन की समस्त नीतियों का संचालन उसी के द्वारा होता है। शासन की समस्त नीतियों का संचालन प्रधानमंत्री स्वयं करता है। नीति निर्माण करना, निर्णय लेना, ये सब कार्य प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इस प्रकार व्यवहार में मंत्रिमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करता है। जैसे कि चाहे से वित्त मंत्रालय का वो अध्यक्ष नहीं हो, लेकिन फिर भी बजट के कार्य में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस प्रकार से बजटिंग का कार्य, जो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य माना जाता है, उसमें किस प्रकार से किस विभाग को कितनी राशि मिलेगी, कितना बजट मिलेगा, ये सब तय करना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य है। उसी प्रकार से विदेश मंत्रालय का चाहे से वो अध्यक्ष नहीं हो, वह विदेश मंत्री नहीं हो, लेकिन फिर भी फॉरेन अफेयर्स में विदेश मंत्रालय अर्थात विदेश संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। किस देश के साथ में किस तरह के संबंध उसे स्थापित करने हैं, ये सब प्रधानमंत्री तय करता है। तो इस प्रकार से चाहे से वो वित्त मंत्री नहीं हो, चाहे से प्रधानमंत्री विदेश मंत्री नहीं हो, लेकिन फिर भी वह इन सब बातों में उसका महत्वपूर्ण अधिकार है, और वह उन सब बातों पर महत्वपूर्ण स्थिति उसे प्राप्त है, क्योंकि सारे निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग उसी के द्वारा किया जाता है। अगला है राजा का प्रमुख सलाहकार तथा राजा व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी। अगला है राजा का प्रमुख सलाहकार, राजा का प्रमुख सलाहकार तथा राजा व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी। देखिए राजा का प्रधानमंत्री प्रमुख सलाहकार होता है। राजा जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेता है प्रधानमंत्री के परामर्श से लेता है। जैसे कि हमने मंत्रिमंडल के निर्माण में उसकी हमने प्रमुख स्थिति देखी कि राजा जो है वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, मंत्रिमंडल का गठन करता है। तो इस प्रकार से राजा का वह प्रमुख सलाहकार होता है। राजा उसके सलाह से, उसकी अनुशंसा से ही महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।
इसी प्रकार से राजा और मंत्रिमंडल, अर्थात राजा और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री होता है। राजा और मंत्रिमंडल के बीच समन्वय तालमेल स्थापित करना यह प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है जो कि वह करता है। तो देखिए, राजा और मंत्रिमंडल के बीच जो है वह प्रधानमंत्री योजक कड़ी का कार्य करता है। मंत्री द्वारा लिए गए जो भी निर्णय है, अर्थात मंत्रिमंडल जो समय समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, उन निर्णयों को वो राजा को अवगत कराता है। राजा को अवगत कराने के बाद में इस प्रकार से वह राजा और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का वह कार्य करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वह राजा और मंत्रिमंडल के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि जो भी मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण फैसले लेता है, निर्णय लेता है, नीति निर्माण करता है, वो सारी नीतियां, निर्णय प्रधानमंत्री जो है वह राजा तक पहुंचाता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है वह राजा और मंत्रिमंडल के बीच योजक कड़ी का कार्य करता है। अगला है लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन का नेतृत्व, देखिए प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है और लोक सदन का नेता होने के कारण वह लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोक सदन में उसके प्रति अविश्वास पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार से हमने पहले मंत्रिमंडल के गठन में वो एक पॉइंट लिया था कि मंत्रिमंडल का अंत भी प्रधानमंत्री कर सकता है। तो अंत से मतलब ये है, जब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की भावना होती है संसदीय लोकतंत्र में, तो प्रधानमंत्री के पद पर यदि एक मंत्री भी दे देता है इस्तीफा तो भी जो है मंत्रिमंडल बर्खास्त माना जाता है। तो देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व की हम बात करते हैं और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है, तो प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से पूरा मंत्रिमंडल जो है वह बर्खास्त माना जाता है। तो इस प्रकार से लोक सदन में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोक सदन में वह समस्त लोक सदन में वह जवाबदेही से कार्य करता है, अर्थात लोक सदन में जो भी कार्य होते हैं उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व माना जाता है और वह लोक सदन के कार्यों के प्रति वो उत्तरदायी होता है। जरूरत पड़ने पर जब आलोचना होती है सरकार की नीतियों की, निर्णयों की, तो लोक सदन में प्रधानमंत्री स्वयं जवाब देता है। इसलिए लोक सदन में वह जवाबदेही से कार्य करता है। अगला है मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा लोक सदन में करता है। तो देखिए, अपना चौथा पॉइंट ही चल रहा है, मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा प्रधानमंत्री लोक सदन में करता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही वित्त मंत्री जो होता है वह बजट पेश करता है। तो देखिए, वित्त मंत्री उसी के अनुसार बजट प्रस्तुत करता है। तो देखिए, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर ही
वह अपना बजट प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से सदन के अध्यक्ष तथा निर्णयों के बारे में उसे महत्वपूर्ण उसकी नीति होती है और लोक सदन को भंग करने की सलाह भी वो राजा को दे सकता है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि लोक सदन में प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण भूमिकाएं प्राप्त हैं और इसी कारण से लोक सदन जो है प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। तो हमने देखा कि लोक सदन में उसे बहुमत प्राप्त होता है, तभी वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता है और लोक सदन के प्रति उसके उत्तरदायित्व इसी बात से हम देखते हैं कि वह लोक सदन में प्रश्नों का जवाब भी यदि आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री देता है और बजट का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार लोक सदन में वह बहुमत दल का नेता होता है और इसलिए लोक सदन के प्रत्येक कार्य के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है, उसका उत्तरदायित्व बनता है। तो इस प्रकार लोक सदन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अपनी इस भूमिका का निर्वहन करते हुए वह समस्त प्रशासनिक कार्यों का कुशलता पूर्वक संचालन करता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है नियुक्ति, उपाधि तथा संरक्षण। अगला है नियुक्ति, उपाधि तथा संरक्षण। तो देखिए, नियुक्ति उपाधि में भी प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। जैसे कि वैसे तो नियम ये है कि राजा जो होता है वह समाज में जो महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए व्यक्ति हैं और जिन्होंने अपना विशेष उन्होंने उपाधि हासिल करी है, अर्थात विशेष दक्षता प्राप्त करी है, किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण कार्यों में उन्होंने विशेष दक्षता योग्यता हासिल करी है, तो राजा ऐसे लोगों को क्या करता है, सम्मानित करता है। अलग अलग तरह की उपाधियां और सम्मान से उनको अलंकृत करता है। तो देखिए, राजा जो है वह इन उपाधियों का वितरण करता है, जैसे कि हमने राजमुकुट की शक्ति में देखा, राजपद में देखा। लेकिन व्यवहार में राजा जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही इन उपाधियों का क्या करता है, वितरण करता है। और हम यह देखते हैं कि व्यवहार में इन नियुक्तियों तथा उपाधियों का संरक्षण जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री लॉर्ड सभा के सदस्यों को नियुक्त करता है, विभिन्न अपराधियों को क्षमादान भी वह देता है। यह अधिकार राजा के, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से सिद्धांत है तो राजा इन उपाधियों का वितरण करता है, लेकिन व्यवहार में अभिसमय के रूप में जो प्रधानमंत्री है वह व्यवहार में इन उपाधियों का वितरण और इनका संरक्षण वह करता है। देखिए, अगला पॉइंट है विदेश नीति पर प्रभाव एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रभुत्व। विदेश नीति पर प्रभाव एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रभुत्व।
देखिए, हमने विदेश नीति में ये बताया था कि विदेश नीति के संबंध में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के संचालन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। किस प्रकार से वह अन्य देशों के साथ में मैत्री का संबंध रखेगा, युद्ध का संबंध रखेगा, शांति वार्ता, ये सब व्यवहार में प्रधानमंत्री का ही महत्वपूर्ण दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से उसे व्यवहार अपनाना है, ये प्रधानमंत्री का प्रमुख उत्तरदायित्व है। तो देखिए, विदेश नीति पर जो है वह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का अमिट प्रभाव पड़ता है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपनी विदेश नीति को, जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत में नेहरू ने पंचशील सिद्धांतों पर मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई थी, जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा उनके व्यक्तित्व का प्रभाव उस समय हमारी विदेश नीति में पड़ा था। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके व्यक्तित्व का अमिट जो छाप जो होती है वो विदेश नीति में हमें दिखाई देती। किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व है उसके अनुसार ही वह विदेश नीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी जो है उसका देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो देखिए, इस प्रकार विदेश नीति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर ही विदेश नीति को निर्धारित करता है। किस प्रकार से विदेश मंत्री, क्योंकि विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री के पास होता है, लेकिन विदेश मंत्री भी प्रधानमंत्री की सलाह से ही विदेश नीति को तय करता है। इस प्रकार से विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं जैसे आसियान है, सार्क है, इब्सा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होते हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगा, उसी प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में। तो इस प्रकार से विदेश नीति पर प्रभाव उसका रहता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री का प्रभुत्व हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला है राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंधों का, राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंधों का संचालन। देखिए, राष्ट्रमंडलीय देश जो वो है जो प्राचीन समय में ब्रिटिश संघ के सदस्य रह चुके हैं, वो राष्ट्रमंडलीय देश हैं। तो उन देशों के साथ में किस प्रकार संबंध जो है वह किया जाए और विदेश नीति के निर्धारण में उन देशों से उपयोगिता के अनुसार किस प्रकार व्यवहार किया जाए, ये प्रधानमंत्री पर तय करता है कि राष्ट्रमंडलीय देश जो पहले से ब्रिटेन के कभी सदस्य राष्ट्र रहे हैं, तो ऐसे देशों के साथ में संबंधों को स्थापित करना प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है कि इन देशों के साथ में विदेश नीति को किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाए और उपयोगिता के आधार पर, अर्थात उनसे जो संबंध है किस प्रकार उपयोगी और व्यवहारिक रूप से वो उनकी उपादेयता क्या होगी, उसके आधार पर उनके साथ में संबंध बनाना। तो राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंधों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानमंत्री। अगला है राष्ट्रीय
नायक के रूप में। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वह उसकी जो छवि होती है नेशनल हीरो की तरह होती है कि किस प्रकार से नेशनल हीरो अर्थात राष्ट्रीय नायक के रूप में उसकी छवि को हम पहचानते हैं और उसकी छवि के अनुसार ही जो होता है राष्ट्र अपनी दिशा में आगे बढ़ता है। तो देखिए, राष्ट्रीय नायक के रूप में उसकी छवि है। जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में आम चुनाव होते हैं, आम चुनावों के बाद में वह अपना पद ग्रहण करता है और अपना पद ग्रहण करने के बाद में वह किस प्रकार से एक राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रस्तुत होता है, यह उसकी छवि पर निर्भर करता है कि उसकी छवि कैसी है। जैसे कि ब्रिटेन में प्रथम प्रधानमंत्री वॉलपोल रहे, उनकी छवि अलग तरह की थी। इसी प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका राष्ट्र नायक के रूप में आज भी मानी जाती है। किस प्रकार से उन्होंने उन परिस्थितियों में जो है भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभारा। इस प्रकार से राष्ट्रीय नायक के रूप में जो प्रधानमंत्री की भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि आम चुनाव के बाद में किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व रहता है। जैसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, एटली ये रहे, उनके समय में किस प्रकार से ब्रिटेन में तत्कालीन परिस्थितियां थी और उन तत्कालीन परिस्थितियों से उन्होंने किस प्रकार से ब्रिटेन को एक महाशक्ति के रूप में, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उन्होंने उसे अपना महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है उसकी भूमिका राष्ट्रीय नायक के रूप में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्र का नायक है वो। आम चुनावों में जीतने के बाद में उसे अपना पद हासिल हुआ है, जनता के प्रति उत्तरदायी है, लोक सदन में उसे बहुमत प्राप्त है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है उसकी स्थिति राष्ट्रीय नायक के रूप में भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम राष्ट्रीय नायक के रूप में उसकी भूमिका को हम देखते हैं किस प्रकार से जब प्रधानमंत्री अपने भाषण देता है और अपने भाषणों में किस प्रकार से वो अपने देश को संदेश देता है। जैसे कि वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में किस प्रकार से राष्ट्र का संबोधन किया और राष्ट्र को उन्होंने एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उनका व्यक्तित्व उभर कर आया और उन्होंने लॉकडाउन का फैसला लिया और लॉकडाउन के बाद में किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकेंड, फिर अनलॉकडाउन, तो ये रणनीति तय की और देश को इस महामारी से किस प्रकार से उन्होंने बचाव के, मुक्ति के जो भी उपाय किए वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से एक राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। तो हम इन सभी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण शक्ति, कार्य और अधिकारों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वह वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है और उसका पद, उसकी गरिमा, उसकी स्थिति वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्त प्रशासनिक शक्तियों का व्यवहार में उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है और वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते वह वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष भी है और शासन की समस्त नीतियों का निर्माण वह करता है
उसी के द्वारा सभी प्रशासनिक कार्य कुशलतापूर्वक संचालित होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण, गौरवपूर्ण और गरिमामयी पद है और उसके शक्ति, कार्य और अधिकारों के आधार पर हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल की समस्त शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग स्वयं करता है और इस प्रकार वह समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है प्रशासनिक कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन स्वयं करता है और इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति और उसका पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, गरिमामयी है। आज भी ब्रिटेन के सम्राट का जो नाम लिया जाता है बहुत ही सम्मान और उससे लिया जाता है। उसी प्रकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वास्तव में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है और वास्तव में प्रशासन की समस्त वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करता है और इस प्रकार वह प्रशासन का कुशलतापूर्वक संचालन करता है।